सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में ऐसा क्या हुआ कि वो एक दूसरे से उलझ पड़े। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकिर के माबैन ऐसा क्या हुआ कि समाअत मुलतवी करना पड़ी। जस्टिस काजी फाइज ईसा दौरान समाअत कुरान पाक और उनकी अहलिया सरीना ईसा कुरैशिये से लेस बुनती रही। पाकिस्तान की अदालती तारीख के अहम दिन की रूदाद लेकर शराए दस्तूर से हाजिर हूं। मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ होंगे जनाब हसनात मलिक और मतीउल्लाह जान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक इंतहाई अहम दिन था, जहां ये एक तरफ तकलीफ दे भी था, वहीं इस बात का गमाज़ भी था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही का ट्रायल जो है इस वक्त हो रहा है। आज उस वक्त सूरत हाल बहुत अजीब व गरीब हो गई जब जस्टिस मकबूल बाकिर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत की तरफ से नज़रसानी पर दलाइल दे रहे हैं उनसे कहा कि वो अपने आप को महदूद करें और रेपिटिशन ना करें, साइटेशन दें और अपना, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उन्होंने इंटरवीन किया। इसी दौरान जब मकबूल बाकिर साहब बोल रहे थे तो मुनीब अख्तर जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर उन्होंने कहा कि आप अपनी बात जारी रखें, ये कोई रेस नहीं लगी हुई है कि किस वक्त होना है। इस पर जस्टिस मकबूल बाकिर जो हैं उन्होंने कहा अब ये बात बहुत ऑब्वियस हो गई, अदालत का कमरा अदालत है, अदालत भरी हुई है और वहाँ पर हीटेड डिबेट हो रही है और सीनियर जज जो हैं जस्टिस मकबूल बाकिर उन्होंने कहा कि आपको क्या ये ज़ेब नहीं देता कि एक सीनियर जज जब बोल रहा हो तो उसको मुदाखलत करें, आप इतना ऑब्वियस होकर के ये हरकत कर रहे हैं। इस पर बहस हुई और उसके बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह ने जब जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कुछ कहा तो उसके बाद जो बल्कि जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि इनको वक्त देने दें। तो इस दौरान में जस्टिस काजी अमीन उन्होंने भी कहा कि आमिर रहमान साहब आप शॉर्ट पैराग्राफ्स जो हैं वो पढ़ें मुतल्लिका और रिपीट मत करें। इस दौरान जस्टिस सज्जाद अली शाह ने एक मरतबा फिर कहा कि हम यहाँ बैठे हैं, करने दें, इनको क्यों नहीं करने दिया जाता। तो इस पर जस्टिस मकबूल बाकिर जो है उन्होंने कहा कि ये बात गलत है, आप इतना धौंस नहीं दे सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह भी आए और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक जज जस्टिस मंसूर मलिक रिटायर हो रहे हैं, इसलिए वक्त की कमी है। जब यहाँ मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ा तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि हम अदालत की कार्रवाई मुलतवी करते हैं, जिसके बाद 10 मिनट के लिए अदालत मुलतवी कर दी गई। ये क्या वाकया है, ये क्यों हुआ है और ये उन 3 खुसूस जजेस के माबैन हुआ है जिन 3 जजेस का ताल्लुक सिंध से है, सिंध हाई कोर्ट से है। इस पर बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जैसा कि अभी बात हो रही है FBR की वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अंदर लगा हुआ एक ऑर्डर जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने एक मरतबा फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल आमिर रहमान को कहा कि वो अदालत के अंदर पेश करें। ऐसा क्यों, जब खुद वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट हम देख नहीं सकते, लेकिन ऑर्डर क्यों मंगवाया जा रहा है। इस पर जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की तरफ से भी एक सवाल आया और उन्होंने कहा कि आमिर रहमान साहब ये भी देखिएगा कि आया इस ऑर्डर जो कि किसी और फोरम पर सब जुडिस हो उसको ये कोर्ट देख सकती है। तो मामलात किस तरफ जा रहे हैं, बात करते हैं जनाब हसनात मलिक और मतीउल्लाह जान से। मतीउल्लाह जान साहब और हसनात मलिक साहब, जजेस के माबैन लड़ाई हो गई, अगर ये कहूँ तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल ठीक होगा। मेरा ख्याल है कि लड़ाई तो है और लड़ाई तो बड़े अरसे से चल रही है। अब ये चीज़ें ओपन हो रही हैं। हम तो 2-3 महीने से कह रहे हैं, पहले फैसलों में था, फिर इनडायरेक्टली था, आज डायरेक्टली हो गया। आज डायरेक्टली भरी कोर्ट में एक दूसरे के सामने हुआ और प्रिजाइडिंग जज मुस्कुरा रहे थे। तो ये अब मैं तो उसको कंपेयर करूँगा जैसे रमदे जो वो फुल कोर्ट सुन रहे थे केस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का, उसमें भी वो फ़कीर मोहम्मद खोखर, नवाज अब्बासी, बुटर जैसे जो है वो जजेस बैठे थे जो प्रो गवर्नमेंट जजेस थे, और एक साइड पे जो है बिल्कुल डिवीजन थी।
तो रमदे साहब ने बड़ा नाइसली चलाया था, बड़े तरीके से, कभी कोई मजाक हंसम। तो यहाँ जो है मेरा ख्याल है प्रिजाइडिंग जज का देखा जाए तो थोड़ी सी उनकी तरफ से ये आप कहें कि उनकी नाकामी आप कहें या जो भी कहें, वो थ्रू आउट बेंच में वो उस तरह का माहौल नहीं बन पाया कि वो रहें, क्योंकि उनका ये अब पिटिशनर साइड से भी ये होता है कि जी वो बेंच की प्रिजाइडिंग जज पे फोकस करते हैं। अब वो बेशक ठीक है, जो प्रिजाइडिंग जज हैं वो अपने फैसले में जो मर्जी उन्होंने करना, लेकिन कंडक्ट में अगर वो एक साइड की लेंगे और एक जो है सेक्शन ऑफ जो बेंच है उसकी बातों को बिल्कुल ओवरलुक कर देंगे, तो फिर सवाल ये होंगे कि आप प्रिजाइडिंग जज। 2 दिन से ये रिव्यू जुरिस्डिक्शन है, अमूमी तौर पर जब रिव्यू होता है ना तो वो करती है जो इफेक्टेड पार्टी हो, हुकूमत इसमें इफेक्टेड पार्टी नहीं है। रिव्यू के प्रिंसिपल्स, एकेडमिक बहस जो है वो लंबे लंबे फैसले पड़े जा रहे हैं। बिल्कुल यही बात है कि टाइम जो है उसमें लगाया जा रहा है, और बंदयाल साहब अब पता नहीं क्या अब, और ये फिर लोगों ने जब वकला बात कर रहे हैं कि इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, इन हालात में जब वो बेंच के 10 जजेस में वो इस तरह का मामला चल रहा है और ये वो चीज़ें स्मूथली नहीं चल रही, तो अगले साल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या हालात होंगे, किस तरह क्या जो है वो दाल जूतियों में बटेगी, क्या होगा, जिस तरह के मामला बनने जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बंदयाल साहब पे तो अब ये सो रहा है कि वो आज 2 दफ़ा उन्होंने अटैम्प्ट की और 2 दफ़ा उन्होंने बात की कि जुल्फ़िकार का आर्डर दें, जुल्फ़िकार का आर्डर दिखाएं। अब उसमें वो ज़हरी बात है, एक फैक्ट है जिसको वो ऑन द रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं, जिससे वो काजी साहब का केस प्रेजुडिस हो जाएगा, और प्रेजुडिस होगा और उसके बाद जो है वो काजी साहब को यहाँ से क्लीन चिट नहीं मिल पाएगी। तो लेकिन बेंच की तरफ से जो है एक मौक़िफ़ है बहुत से जजेस की तरफ से, वो ये है कि जी ये जो वो सारी चीज़ें हैं ये आउटकम है 19 जून के फैसले का। हमारे पास जो मामला है वो 19 जून का फैसला है, हमने वो देखना है कि क्या वो ठीक पास हुआ या नहीं हुआ। फिर जैसे याहिया अफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो जुरिडिक्शन है वो एज्यूम करके कैसे जो है वो डायरेक्शन पास कर सकती है एक जज के हवाले से और उसके खिलाफ जी, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो ये डोमेन था उसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरवीन कर सकती है। फिर उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी आप हेयरिंग बताएं कि क्या आपने बताया, उनसे पूछा कि हम मामला आपको FPR में भेज रहे हैं और आपसे जो है आपकी क्या राय है। हेयरिंग प्रॉपर तो ये हुआ, प्रॉपर ये होती तो ये वो चीज़ें थी। बेंच में बड़े वाजे जो है वो ओपिनियन आ रही थी कि जी जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने सवाल जो उठाए 19 जून के फैसले के हवाले से, लेकिन जो बंदयाल साहब का फोकस था वो था कि जुल्फ़िकार की रिपोर्ट। आई डोंट नो कि उस रिपोर्ट में क्या है जिसको वो जो है वो चाह रहे हैं कि ऑन द रिकॉर्ड हो। उस रिपोर्ट के अंदर क्या है वो उस पर तो अमतुल्लाह जान आप हमने कल भी एक बात की थी और कल कहा था, ये बताया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जिसका इजलास 28 अप्रैल को होना है, 30 अप्रैल को या 29 अप्रैल को मंजूर मलिक साहब ने रिटायर होना है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट जस्टिस उमर अताब बंदयाल उस रिपोर्ट के अंदर से एक ऑर्डर इस रिव्यू के अंदर इस अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए मुसिर हैं, बज़िद हैं। आखिर ऐसा क्या है? वो जो कहते हैं ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो माज़रत के साथ यहाँ पे तो हालात ये हैं कि मुद्दई सुस्त और जज चुस्त। अब इस सारे मामले में मुद्दई हुकूमत थी, हुकूमत का रेफरेंस हो गया मुस्तरद, लेकिन हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है अपना रेफरेंस मुस्तरद होने पे, अपनी शिकस्त पे, अपनी बेइज्जती पे। ना वज़ीर कानून के कान पे कोई जूं रेंगी, ना उस वक्त के अटॉर्नी जनरल को कोई शर्म आई, और ना ही वफाकी हुकूमत, ना वज़ीर आज़म इमरान खान, ना सदर अलवी को जिनका रेफरेंस कूड़ेदान में डाला गया, उनको कोई एतराज़ नहीं। वो चुप करके बैठ गए, कोई अपील, कोई नज़रसानी नहीं की। मगर अब जब जस्टिस काजी फाजीसा ने नज़रसानी की कि जनाब आपने रेफरेंस तो आपने मुस्तरद कर दिया, तो आपने एक नया रेफरेंस क्यों लिखना शुरू करवा दिया, एक नए रेफरेंस की तैयारी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे FBR कर रही है। ये काम अगर जुडिशल काउंसिल करती तो ठीक थी। दूसरी अफसोसनाक बात यह है क़य्यूम साहब, हम तो ये सुनते आए हैं कि नज़रसानी के मरहले पे कोई नया एविडेंस जो है वो कोई दरख्वास्त गुजार पेश नहीं कर सकता अपने दिफा में। लिमिटेड स्कोप होता है। ये लिमिटेड स्कोप होता है कि जी एरर फ्लोटिंग ऑन सरफेस हो, तो नज़रसानी में दरख्वास्त गुजार कोई नया सबूत भी नहीं ला सकता, कोई नया दस्तावेज़ नहीं ला सकता, नई शवाहद नहीं ला सकता। और यहाँ पे नज़रसानी में दरख्वास्त गुजार कह रहा है कि नया शवाहद ना लाया जाए, और एक मुअज़्ज़ज़ जज कह रहे हैं कि नहीं नए डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पे लाएँ। और सिर्फ कह नहीं रहे, जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने वो जिसको कहते हैं ना बहुत चुस्ती दिखाई है, मैं समझता हूँ।
और ना सिर्फ ये कि चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट को भी ऑर्डर शीट का हिस्सा बना दिया, और अब वो एक जुल्फ़कार अहमद साहब कोई हैं जिनका डॉक्यूमेंट वो रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो असल फ़ैसला जिसको चैलेंज किया गया है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जस्टिस उमर ता बंदयाल के मुझे समझ नहीं आ रही वो क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं उन मालूमात के ऊपर के जो जुडिशल काउंसिल ने देखनी है, और वो ख़ुद यहाँ पे जुडिशल काउंसिल खोल के अपनी बैठ गए हैं। और मेरे ख्याल में जस्टिस उमर ता बंदयाल जो हैं वो गैर ज़रूरी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं, एक नया एविडेंस नज़रसानी के मरहले अच्छा, पे लाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक सवाल करता हूँ कि इसके बाद चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस उमर अता बंदयाल गुलजार साहब के बाद, और उनके बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा 1 साल 1.5 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। तो अगर जस्टिस काजी फैज़ ईसा इन एनी केस गलत तरीके से सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहते हैं, तो फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस बनने का फ़ायदा होगा तो वो किसको होगा? किसको होगा? उसके बाद सीनियर कौन है जो जिनकी सरदार तारिक हैं, लेकिन बात यह है कि उनकी टर्नओवर बढ़ जाएगा ना। इजाजुल हसन साहब का टर्नओवर है, सरदार तारिक मसूद हैं, उनका टर्नओवर बन जाएगा। लेकिन कयूम साहब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह, हत्ता कि जस्टिस मियाँ मज़हर आलम खेल ने भी आज इस चीज़ को माना है कि ये जो नया डॉक्यूमेंट बार बार जो उमर साहब की सुई अटकी हुई है जिस पे चाह रहे हैं वो नहीं आना चाहिए नज़रसानी की स्टेज पे। मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद शायद रागिब नहीं है कि एफबीआर के चेयरमैन की रिपोर्ट पे वो कोई कार्रवाई करें, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था कि वो एफबीआर को कहती कि भाई ये करें अगर वो मुनासिब समझती। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया जो कि चीफ जस्टिस गुलजार शायद समझते हैं नहीं होना चाहिए, और आप जस्टिस गुलजार जो हैं डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डोमेन में ला के एक पब्लिक प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पे। जस्टिस बंदयाल जो हैं वो पब्लिक डोमेन में लाना चाह रहे हैं ऐसी नई इन्फॉर्मेशन, जैसे JIT नहीं बनी थी पनामा पे तो अकामा निकल आया, तो इसमें नज़रसानी के स्टेज पे अब अकामा निकालने की कोशिश की जा रही है, और असल वाला मामला जो है वो फिर जो है वो साइड पे जा रहा है, असल मामला फिर साइड पे जा रहा है। तो इसमें एक मतिउल्लाह जान, ये जो जजेस के माबैन आज हुई है, हमने देखा है कि इस सारी समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो काफ़ी तुंदो तेज़ सवाल करते हैं। उनका रवैया जो है मिसेस सरीना ईसा से भी तलख रहा। उसके बाद उन्होंने पहले उसी दिन माफ़ी मांगी, फिर अगले दिन आकर माफ़ी मांगी। अब जो है अब ये देखें कि जस्टिस, हम ये मुसलसल देखते रहे हैं इस समाअत के अंदर कि इधर जस्टिस मकबूल बाकर से कोई सवाल करते थे, या तो उस सवाल के दरमियान में मुनीब अख्तर साहब बोल पड़ते थे या इंटरप्शन करते थे। आज फिर ऐसा ही हुआ, और ये आखिर ऐसा क्या है इनमें कि एक दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ। ऐसा ये है कि अब चीज़ वाज़ेह हो गई है, अब तो बच्चे को पता चल गया है कि ये जज अगर रिटायर हो जाएगा तो ये सारा केस जो है फिर लटक जाएगा और ताख़ीर का शिकार हो जाएगा, और एफबीआर के चेयरमैन की रिपोर्ट पे फौरी तौर पे कुछ ना कुछ करने की मजबूरी हो जाएगी चीफ जस्टिस गुलजार की और जुडिशल काउंसिल की, क्योंकि नज़रसानी का लटक जाएगा केस, जज बेंच टूट जाएगा, नया जज आएगा, नए सिरे से समाअत सारी होगी। ये सारा टाइम जो 15-15 लाख रुपए की तनख्वाहें लेने वाले ये 10 मुअज़्ज़ज़ जज हैं, ये जितना इन्होंने टाइम इस टैक्स पेयर का कौम का ज़ाया किया है, ये नए सिरे से फिर समाअत करेंगे और एक ही केस को लेकर बैठे रहेंगे, और जस्टिस फैज़ ईसा का केस लटक जाएगा और जुडिशल काउंसिल को प्रोसीड करना मजबूरी बन जाएगी अगर ये जज रिटायर हो गए, क्योंकि फिर नए सिरे से मामला लटक जाएगा। तो इस बच्चे को पता चल गया है कि इस बेंच के ऊपर कुछ जज ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि जज रिटायर हो जाए और ये मामला लटक जाए, जबकि जो जस्टिस फैज़ ईसा के हक़ में कुछ जज हैं, और यूँ लग रहा है कि अब 2 मज़ीद जज जस्टिस फैज़ ईसा की तरफ आ गए, उनको मौका नहीं देना चाह रहे कि वो अपना फ़ैसला बदल लें जिसके मुताबिक उन्होंने एफबीआर को तहकीकात के लिए भेजा था। और अगर ये रिटायरमेंट से पैसे फ़ैसला आता है तो यूँ लगता है कि जस्टिस फैज़ ईसा के हक़ में होगा, और यही चीज़ शायद जस्टिस बंदयाल और जस्टिस मुनीब को भी मालूम है, और वो ये चीज़ नहीं होना दे रहे, और लग ये रहा है कि वो डिले करवा रहे हैं। और हुकूमती जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, जो कि हुकूमत ने अपील की ही नहीं नज़रसानी, उनको मौका दे रहे हैं कि वो उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ी जा रहे हैं और गैर ज़रूरी तौर पे रीडिंग हो रही है। और आज जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी इस पर एतराज़ किया था, और ये तकरीबन बात भी वहीं से शुरू हुई थी। फ्लिपकास्टिंग हाँ,
फ्लेबरगास्टिंग कि ये अमेरिकन वो उसका उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी तौर के ऊपर कॉमा फुल स्टॉप पढ़ना, और ये फ्लेबरगास्टिंग है। मतलब एक मामूल की कार्रवाई को रोकने के लिए जब आप गैर ज़रूरी तकरीरें करते हैं, आमतौर पे अमेरिकन पार्लियामेंट में, कांग्रेस में ये होता रहा है कि जब भी कानून साजी को रोकना होता था तो जो मेंबरान हैं वो गैर ज़रूरी तौर पे तवील तकरीरें करते थे और फ्लेबरगास्टिंग करते थे और टाइम को अगर ये लंबा चलता है तो इसमें फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है? असरार ये साहब? मेरा ख्याल है मे भी फैसला तो आ जाए। ये भी हो सकता है 2-3 दिन मेहनत हो रही हो, कन्विंसिंग हो रही हो, फिर कोई अगर जज पे प्रेशर डाल रहे हो। कोई जज आगे पीछे जो मतलब उसको कन्विंस किया जा रहा हो। अब मैं नहीं कह रहा कि किस तरह कन्विंस हो रहा हो, लेकिन उनको कहा जा रहा हो और उसी वजह से वो प्लेस किया जा रहा है डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से वो जो रिव्यू रिजेक्ट होने का जो है ना, वो उसको आर्गूमेंट को स्ट्रांग करने के लिए वो बार बार कहा जा रहा है कि वो जो है ना डॉक्यूमेंट दें। तो मेरा ख्याल है वो कन्विंस में भी 1-2 दिनों में कर लेंगे, क्योंकि जो एक की मेंबर हैं जिनका हम कह रहे हैं कि वो इधर भी जा सकते उधर, लेकिन वो अभी तक 1-2 दिन में उनका कोई समझ नहीं आ रही कि कभी वो मतलब उनके क्या पोजीशन है, क्या पता वो खुद ही चाह रहे हो कि मैटर डिले हो। तो अभी तक कुछ आप नहीं कह सकते। फिर दूसरी बात है कि आमिर रहमान साहब बड़े अच्छे, हम सारे तारीफ करते हैं, बड़े उनका एक रिगार्ड है, लेकिन आमिर रहमान साहब को भी देखना चाहिए। किसी जज की गर्दन उतारनी होती है, आमिर रहमान साहब को क्यों तारा मसीह बना देते हैं? मैं तो ये उनको बल्कि हंस रहा था, मैंने कहा आप जजों के तारा मसीह बने हुए हैं, तो आपको हमेशा जब भी किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आता है तो आपको एजी ऑफिस में कर दिया जाता है। लेकिन अब अगर जजेस में स्वीर लड़ाई या क्लैश चल रहा है और ओपन है, सीक्रेट है, जो नजर आ रहा है, सिंध के जजेस में हो रहा है, पंजाब के जजेस में भी हो रहा है, वो चीज़ें भी आपके सामने आएंगी बहुत जल्द। सिंध के जजेस की तो हैं, अब आ गई आज, तो वो इनमें अब आमिर रहमान साहब को थोड़ा सा ना, या तो क्योंकि अदालत को देखना है ना कि आप जो है इसमें अगर डिवाइड करेंगे। आमिर रहमान साहब तो अदालत के कहने पे चलेंगे ना, वो कह चुके हैं, वो कहते हैं कि जैसे अदालत तो मेरी मामनत चाहेगी वो तो मामनत करने के पाबंद है, उसमें उनका तो कोई कसूर दूसरा कयूम साहब, यहाँ ना बड़ी तारीफें हो रही थी आमिर रहमान साहब की, बड़े जजेस, ये जजेस जो माजरत के साथ जब चीफ जस्टिस थे ना, इन्होंने आमिर रहमान को, ऐसे जज को आपने क्यों नहीं बेंच पे देखा, बेंच में क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि उस वक्त आप में वो उतनी नहीं है कि आप स्टैंड ले सकें, तड़ी नहीं है कि आप स्टैंड ले सकें। इसी वजह से हम जो जस्टिस काजी फाइसा का कहते हैं, अगर वो उनके पास को हुआ, कम अज़ कम वो इस ग्राउंड पे किसी को ये नहीं करेंगे कि एक जज जो है वो कॉम्पिटेंट है, उसकी इंटीग्रिटी है, किसी और वजह से कि कहीं सोसाइटी से उसका प्रेशर आ जाए, किसी और मामले में प्रेशर आ जाए, और डर से उस जज को जो है वो अपॉइंट करें हाई कोर्ट में या कहीं, वो इस वजह से नहीं करेंगे। तो यहाँ जो बड़ी आज तारीफें हो रही थी आमिर रहमान साहब की, तो इनको बेंच में क्यों नहीं, इनको एज ए जज क्यों नहीं लिया गया, ये भी तो सवाल आएंगे ना। जी हाँ, बिल्कुल। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी जो है वो बड़ा एक अहम सवाल उठाया, वो ये कि जो उन्होंने आमिर रहमान साहब जो लंबे लंबे केस पढ़ रहे थे, उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो केसला आप पढ़ रहे हैं इसका पस मंज़र भी देखें, एक ये जो इससे मुंतबिक करें कि इसका काजी फैसल साहब का केस क्या है कि एक जज साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई FBI ख़त्म हो गई थी, अब फैमिली घर बैठ गई, उनके ख़िलाफ़ जो है फिर प्रोसीड करने का एक ऑर्डर आ गया। अब उन्होंने FBI ने एक हमारे ऑर्डर की वजह से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उनके ख़िलाफ़ जो फैमिली घर बैठ गई थी उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स शुरू की, और प्रोसीडिंग्स A के बजाय B के ख़िलाफ़ शुरू कर दी। तो फिर ये किस तरह की कार्रवाई या इस तरह का हो सकता है? इस पर उन्होंने, आमिर रहमान साहब जो है उन्होंने कहा कि आपकी बात दुरुस्त है, मफरूज़ा है ये कि FBI ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता था अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना होता। ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, ये आप ऑर्डर करते या ना करते, FBI ने तो ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ को खंगालना था, तो मसला तो कुछ नहीं था। देखें, आमिर रहमान साहब ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से जो भी ऑर्डर दिए हैं, FBI अब पाबंद है उन ऑर्डर्स के ऊपर मज़ीद तहकीकात करने का, और अगर वो नहीं करेगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मरतकब होगा। ये आमिर रहमान साहब ने ये अपने आर्गूमेंट्स में ये बात की थी। मगर आमिर रहमान साहब को एक बात बार बार नहीं समझ आ रही थी, वो बार बार फोकस ये कर रहे थे कि जो सरीना ईसा कह रही हैं कि उनको सुना नहीं गया FBI में, तो ये सुना ना जाना जो है ये एक प्रोसीजरल मैटर है, और ये अगर इस तरह की कोई बेकायदगी होती भी है तो इससे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे कोई असर नहीं पड़ता।
और FBR के जो कार्रवाई है वो बाद में आगे जाके उसको सुना जा सकता है। तो आमिर रहमान साहब जो है ना वो बहुत ही छोटी सी मामलात पे फोकस कर रहे थे और असल सवाल ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि सरकारी अदारे को हुक्म देने का कि आप ये इंक्वायरी करो, जबकि वो अख्तियार जुडिशल काउंसिल ने करना था, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया? जो कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा। अच्छा हसनात साहब, मुझे एक बात बताएं, मुझे ये हज़म नहीं हो रहा है, ये जजिस के माबैन जो आज तल्ख कलामी हुई है, इसके बाद जो बज़ाहिर केस के ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है इसका? वो तो मेरा ख्याल है क्योंकि बज़ाहिर अब जो लग रहा है ना 4-6 लग रहा है इस वक्त। नहीं, वो तो पहले ये होगा और ये मामला चलेगा। मैं तो ये इससे परेशान हूँ कि पूरे इदारे का क्या होगा, अगला साल क्या होगा, जब माजरत के साथ फिर माजरत के साथ बहुत अच्छे इंसान हैं जस्टिस बंदियाल साहब, और बड़ा आज भी वो मुस्कुरा रहे थे ये, लेकिन ये मैनेज करना चीज़ों को कुल जो है ना तरीके से, ताकि इम्प्रेशन ये ना जाए कि जो एक जो साइड है बेंच की उनकी बात नहीं सुनी जा रही जजेस की, तो वो इस इम्प्रेशन को ख़त्म करना तो प्रिजाइडिंग जज का काम है। क्या वो इस स्टाइल से जो साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट चलाई उस तरह चलाना कि 2-3-4 लाइक माइंडेड जजेस को अपने साथ बिठा लिया मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल केसेस में, और मुख्तलिफ जो मेजॉरिटी जजेस थी उनको किसी आम सिविल सूट और आम मामले में भेज दिया, उस तरह चलाना चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन ये इख्तलाफात ऐसे ना हो कि वो जो है ना ओपन हो जाएं कि एक दूसरे के जो है सामने आ रहा है कि नीचे दिखाने के लिए ये सारे मामला हो। कभी बंदियाल साहब लिख रहे हैं कि डिसेंटिंग जज जो है वो चुप करके बैठे, कभी कोई लिख रहा है कि जी जब बंदियाल साहब का एक आर्डर जो है वो एक मामले में दो, उन्होंने दूसरी साइड से भी पॉइंट आउट हुआ है। फिर जिस तरह आज मुनीब अख्तर साहब और मकबूल बाकिर साहब, अब हैरानगी की बात है दोनों चैम्बर फेलो हैं, अच्छा तलक, कराची के वकील कहते हैं इनका तो बहुत अच्छा तलक रहा है मुनीब साहब का और बाकिर साहब का। बाकिर साहब और सजाद अली शाह साहब के तल्लुकात नहीं रहे अच्छे, आपस में वो बातचीत बड़े अरसे से नहीं उस तरह है, लेकिन बाकिर साहब और मुनीब साहब की तो बड़ी अच्छी तलक, और मुनीब साहब मेरा ख्याल है वो जब उन्होंने बात की तो वो खामोश रहे। सजाद अली शाह साहब ने जब बात की ना वो, और वो उस वक्त मेरा ख्याल है थोड़ा मुनासिब नहीं होता अगर वो इस तरह वो की जिससे वो ऐसा लग रहा था कि वो कन्फ्रंट कर रहे हैं बाकिर साहब को, तो वो फिर ये वो सारे पता है कि जब ये हुई ना, जब सजाद अली शाह और इससे पहले जैसे सजाद अली शाह और जस्टिस मंजूर मलिक के माबैन भी कुछ थोड़ी सी बात हुई, मास्क पहना हुआ था लेकिन कुछ बात हुई, उसके बाद जैसे कार के बगैर चैन नहीं आता। देखें इसका अच्छा वो हो गया। अच्छा इसके बाद इसमें एक बड़ा ही अहम जुमला है, मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी बात हो गई है, बात हम कवर कर चुके हैं, वो FBR का ऑर्डर, वो उसके अंदर जस्टिस उमर अताब बंदियाल की ऐसी क्या दिलचस्पी है। दूसरी बात ये कि इस रिव्यू को लंबा खींचने की क्या ज़रूरत है, और अब हम देख रहे हैं कि तो जजेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको केस को लंबा किया जाए, और जस्टिस मकबूल बाकिर ये कह रहे हैं कि अगर ये रेपुटेशन करनी है और इसके लिए अगर तूल देना है तो इसका मतलब है कि मकसद फिर कुछ और उन्होंने आज बिल्कुल बड़ा संगीन क्वेश्चन उठाया, और ये मेरा ख्याल है बेंच पे भी है कि अगर आप इसको किसी और मजमूम मकासद के लिए ड्रैग करना चाह रहे हैं तो वो अलग बात। और बात ये है, यही बात आ रही है अब जस्टिस काजी फाइज साहब देखें, जब आमिर रहमान ने इतना आर्गू लंबा किया तो क्या काजी साहब खामोश रहेंगे? मेरा ख्याल है अब दोबारा उन्हें री आर्गू करना पड़ेगा अपना पूरा केस, और फिर उसी तरह लंबा चलेगा। अब मेरा ख्याल है कि अगर वो जो सूरत हाल है जो लग रही है, अभी क्या पता फरूक नसीम साहब आए और वो भी आर्गू स्टार्ट करें। देखिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अपना आर्गूमेंट, आज तो हाजिर लगवा ली है ना, गवर्नमेंट अपने आर्गूमेंट और केस तब कंक्लूड करेगी, प्रोसीडिंग तब कंक्लूड होगी जब रिव्यू नहीं, जब रिव्यू में नंबर पूरे होंगे रिजेक्शन के रिजेक्शन के नंबर पूरे होंगे। इसका मतलब है कि अच्छा ये इनका ख्याल है जी, इससे मुत्तफिक होना इदारे का ज़रूरी नहीं है। अच्छा इसके बाद जो है वो कार्रवाई जब मुलतवी कर दी गई, 10-15 मिनट के बाद अदालत दोबारा आई तो बेंच वापस आया तो जस्टिस उमर अताब बंदियाल बड़े धीमे अंदाज में कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठ के उन्होंने कहा, जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने कहा कि जब आप पानी ना पी सकते हो तो ताज़ा हवा का झोंका जो है वो उसको लेना ज़रूरी है। एक जज 1 बजे तक हम अदालत जो है वो बैठेगी, क्योंकि हम में से एक जज साहब जो हैं उन्होंने मेडिकल अपॉइंटमेंट है उनकी, उस तरफ जाना है। इसके बाद जो है वो हम कोई एक शेड्यूल जो है वो उसको बनाएंगे। इस पर आमिर रहमान साहब जो कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने बड़े हम्बली अदालत को कहा कि माय लॉर्ड, अगर मेरी वजह से अदालत हर्ट हुई है तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। इस पर जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, आप जिस तरह से करना चाहते हैं अपने दलाइल दें। और इस पर जो है जस्टिस उमर अताब बंदियाल जो हैं
उन्होंने कहा कि जस्टिस मकबूल बाकिर बेंच की डार्लिंग हैं। और हाँ, बल्कि ये कहा कि जस्टिस मकबूल बाकिर डार्लिंग ऑफ द बेंच हैं। इसके बाद जो है वो जस्टिस काजी फाइसा ने खड़ा होना चाहा तो जस्टिस मंसूर मलिक ने उनसे कहा कि काजी साहब प्लीज़ खुदा के लिए आप बैठ जाएं। इसी दौरान में आमिर रहमान जो है वो उन्होंने जो जजमेंट पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद उनका ओहो सॉरी मुझसे एक गलत जजमेंट जो है वो कोर्ट हो गई है। इसके बाद जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने इख्तितामी कलमात कहे और अपने कलमात में उन्होंने कहा कि वक्त महदूद है, ये मतलब नहीं कि किसी भी फरीक को उसका मकसद बयान करने से हम रोकेंगे, लेकिन हमें टाइम जो है वो उसको मैनेज करना पड़ेगा। आपको कितना वक्त दरकार है? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब मुझे जो है वो कम से कम 2 दिन चाहिए। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जिस रोज़ यानी कि कल आपके दरख्वास्त गुजारों ने दलाइल ख़त्म किया तो आपने कल दलाइल शुरू किए हैं, तो कल तो बस ऐसे गुजारा किया आपने, आज का दिन जो है ना आपने दलाइल दिए हैं। तो लेकिन ये है कि आप बेहतरीन जजमेंट जो है वो उसको लाइएगा और उसका जो बेस्ट पैराग्राफ है वो पढ़िएगा, और बाकी जैसे हम करते हैं 2-3 जजमेंट्स आती हैं उसमें से एक दे दी जाती है। इससे पहले साथ ही जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि इससे पहले कि आपको ये भी बताना है कि ये जो आप सारी कुछ बता रहे हैं इससे आप अखज़ क्या करते हैं और आपकी प्रेपोजिशंस क्या हैं और ये किस तरह से इस केस के ऊपर लागू होगा। और साथ ही जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रहमान साहब को कहा कि हाँ, जज भी सवालात पूछ सकते हैं और जो जज सवालात पूछेंगे उसमें जो वक्त होगा लगेगा वो भी हम आपको मज़ीद उसमें ऐड कर देंगे। फिर सुहेल ज़फ़र साहब हैं, क्या नाम है? सुहेल महमूद साहब, वो भी उनके साथी हैं। तो उनसे पूछा गया कि सुहेल साहब आप किसकी तरफ से पेश हो रहे हैं, क्या आप भी दलाइल देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो आमिर रहमान साहब के दलाइल कबूल करूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है, फिर आपका वक्त भी हम आमिर रहमान साहब को ही दे देंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सबको जो है कोर्ट के डेकोरम का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई हसास मामला है, हसास मुकदमा, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए इंतहाई हसास मुकदमा है और हम क्योंकि हलफ के नीचे हैं, हमारी ड्यूटी है। और फिर उसके बाद अचानक से उनको याद आया कि रहमान साहब वो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर जो है वो आप प्लेस कर दीजिएगा। तो आमिर रहमान साहब ने कहा कि वो तो चेयरमैन FBI की रिपोर्ट के साथ लगा हुआ है। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि वो हम चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBI की वो रिपोर्ट तो नहीं दे सकते, अब वो वाला ऑर्डर जो है ना वो ले आइएगा, वो रख दीजिएगा। तो इस पर जो है जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल उन्होंने एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि साथ ही आमिर रहमान साहब हमें ये भी बताइएगा कि एक ऐसी दस्तावेज़ जो किसी और बेंच के सामने या किसी और फोरम पर सब जुडिस हो, क्या उसको अदालत देख सकती है? और फिर उसके बाद जस्टिस उमर काजी जब अदालत उठने लगी तो जस्टिस काजी फाइज़ जो हैं उन्होंने एक एतराज़ उठाया कि 187 के हवाले से जो आमिर रहमान साहब कह रहे हैं कि कोई भी दस्तावेज़ मंगाई जा सकती है, तो 187 को में उन्होंने पढ़ा और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई दस्तावेज़ किसी का हक़ जो है मजरूह करने के लिए उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकती है 187 के तहत। जिसके बाद अदालती कार्रवाई जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी गई यानी जुमे के लिए कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बहुत ज़्यादा लंबी बात कर दी है मैंने, तो आज की खबर यही है कि जजों में लड़ाई हो गई। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दी। चलाने के बाद लड़ाई करवाई किसने?